हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन के अंदर। अपकमिंग एसएससी के किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सीपीयू, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, हर एग्जाम के लिए ये आपका सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर से आपका स्ट्रैटेजी के एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। इसमें सबसे पहली जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बेस्ड होगी आपके डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस पे। इस वीडियो कवरेज के कंटेंट को मैं 3 पार्टों में लेकर आऊँगा, जहाँ पर डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस की 3 वीडियो मैं आपको दूँगा और वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के लिए हो सकते हैं, वो आप ज़रूर इन वीडियो सेशंस को फ़ॉलो करके देखिएगा। तो पहला सेशन होगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम वहाँ पर सर्च करके आप मेरी अवेलेबल एसएससी की कैटेगरी के अंदर जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से अगर किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स देख सकते हैं। अपने पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको उसके भी दे रखे हैं, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन में जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ये आपके पेपर में डिट्टो पूछे भी जा सकते हैं और इस सवाल से बनने वाली रिलेटेड जो जानकारी होगी, वो भी मैंने आपको आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर ऐड करके दी हुई है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ब्लैंक दिया गया है और ये पूछते हैं कि इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये पता चल गई कि भई जो आपका ये मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसको हम यांत्रिक कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, ये आपका कैलकुलेट कर कब इन्वेंट करा गया? 1642 के अंदर। अब नाम आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअली में ये किसके द्वारा आपका यहाँ पर इन्वेंट करा गया है, तो नाम याद रखिएगा, ये हैं आपके ब्लेस पास्कल। पास्कल मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने नाम सुना होगा। पास्कल यूनिट भी आप जनरली अपने प्रेशर की यूज़ करते हैं। तो ब्लेसी पास्कल आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, जिनको जाना जाता है एज़ द इन्वेंटर ऑफ द मैकेनिकल कैलकुलेटर्स, यानी कि यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कार के रूप में ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 42 पास्कल मैंने नाम ऑलरेडी आपको बताया है, 1642 के अंदर अपना ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप करते हैं। उसके बाद ये इसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं और टोटल 10 साल के अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने 10 ऐसे मैकेनिकल कैलकुलेटर को इजाद करके काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर इसको डिप्लॉय करने का काम करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ब्लेसी पास्कल, आपको इस इन्वेंटर का नाम यहाँ पर याद रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, पहली आधुनिक विद्युत एयर कंडीशनिंग इकाई का आविष्कार किसने किया? यानी कि हू इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर इन कंडीशनिंग यूनिट? इलेक्ट्रिकल पता है क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सबको पता है क्या होता है। तो एयर कंडीशनिंग की मैं आपसे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि पहला इन्वेंशन हमने देखने के लिए मिला। नाम आपसे पूछा गया है, नाम याद रखिएगा, विल्स कैरियर। कैरियर नाम की आपने कंपनी भी देखी होगी, तो आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं और क्योंकि ये उसी से आपके संबंधित हैं, तो विल्स कैरियर इज़ द वन हू इज़ नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट। अच्छा सवाल था। तो कैसा दिखता था आपका ये पहला इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट? इस प्रकार का, और यही है आपके विलियम या फिर विल्स हैविलैंड कैरियर। और इसकी अगर डेट आपके सामने रखी जाए तो 1902 आपको यहाँ पर याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको पीछे दिखाने की कोशिश करी थी, मैं वही सेम सवाल को एक और सवाल का रूप देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो विलिस कैरियर की हमने बात करी थी, इन्होंने पहला एयर कंडीशनर चलिए आपका इन्वेंट किया, फाइन। लेकिन आपसे साल पूछा गया है कि किस साल के अंदर इनके द्वारा ये एयर कंडीशनिंग डिवाइस को आपका इन्वेंट करा गया। अभी मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया था, वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी है, 1902 आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये दोनों ही रूप में आपके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार का ये आपको देखने के लिए मिलता है। 1902 आपका टाइम था। नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक अमेरिकन इंजीनियर के रूप में आपको इनको नाम सुनने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने, आपको उसका नाम बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया? बहुत कॉमन सा सवाल है, पता नहीं कितनी बार आपके मल्टीपल पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। वही सेम चीज बताना है कि भाई कौन दिए गए विकल्प में से वो व्यक्ति है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बम, और वो भी किसके लिए? यूएसए के लिए। नाम याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। कई बार ये पेपर के अंदर आपका पूछा जा चुका है, जे.आर. ओपेनहाइमर करके इनका नाम दिया जाता है। फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज़ नोन फॉर द इन्वेंशन, जो कि इन्होंने विश्व का पहला एटम बम यूएसए के लिए इजाद किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएँगे, हमने रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बात करी, ये डायरेक्टर थे किसके? लॉस एलमास की लैबोरेटरी के।
न्यू एसक्यूकी के अंदर आपको ये नज़र आती थी और इसके अलावा एटम बम के अंदर जो हमने बात करी इसको डिज़ाइन करने का जो बेसिक नाम था वो इनके ऊपर दिया गया। ये थियोरेटिकल वर्क इनके द्वारा यहाँ पर पहले किया गया कि भई ये जो एटॉमिक बम होगा वो फंक्शन कैसे करेगा, उसको कैसे हम एक प्रैक्टिकल वेपन के अंदर कन्वर्ट कर पाएँगे और उसको फिर कैसे आप एयरप्लेन से एक्सप्लोड करने के लिए यानी कि एयरप्लेन से टारगेट पर एक्सप्लोड कराने के लिए यूज़ करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा आपकी करी गई। अच्छा सवाल था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा करा गया? हू इन्वेंटेड द एयरप्लेन? बहुत कॉमन सा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। राइट ब्रदर्स को इसका देखिए नाम दिया जाता है। तो कोई ज़्यादा सेंटी मत होइएगा कि भई ये तो हमारे भारतीय एक थे, उनके द्वारा किया गया था, बट आई एम एग्रीइंग विद योर दैट पॉइंट। बट फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा कि अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो राइट ब्रदर्स आर द वन जिनको एयरप्लेन की इन्वेंशन का यू नो सहारा दिया जाता है, यानी कि इनके द्वारा एयरप्लेन को आपका इन्वेंशन किया गया। तो ये हैं भाई आपके राइट ब्रदर्स। द राइट ब्रदर्स, ऑलिव राइट एंड विल्बुर राइट, अमेरिकन एविएशन पायनियर्स हैं जिन्हें हम जनरली क्रेडिट देते हैं किसका? इन्वेंट करने का, बिल्ड करने का, किसको? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे देश का पहला ऑपरेटेड एयरप्लेन के नाम से जाना गया। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट ब्रदर्स किस देश के थे? अभी पीछे ही मैंने आपको बताया है कि राइट ब्रदर्स ने आपका क्या किया, ये आपका एयरप्लेन को इन्वेंट करने के लिए जाने जाते हैं और सवाल अगला आपसे पूछ लिया है कि भई कौन से देश से आते हैं? तो ये आपके अभी हमने पीछे भी देखा था, यूएसए से आपके ये राइट ब्रदर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो राइट ब्रदर्स ऑलरेडी मैंने बताया, इन्होंने इस प्लेन को यानी कि आपके एयरप्लेन फ्लाइट को कंट्रोल करने का, उसको पावर करने का, सस्टेन करने का जो इनके नाम पर ये जो पूरा का पूरा दर्जा है वो 1903 के अंदर दिया जाता है। अमेरिकन कंट्री से ये आपके बिलॉन्ग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, राइट ब्रदर्स के नाम क्या थे? हम हमेशा यही सुनते रहते हैं कि राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया, राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। अब कल को मान लीजिए कि आपको राइट ब्रदर नाम कुछ दिया ही ना जाए, आपको उनका सरनेम ही ना दिया जाए, तो वहाँ पर आपके लिए देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर दोबारा वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, विल्बर और आपका ऑरवेल। तो विल्बर वाइट ब्रदर मतलब विल्बर वाइट और आपका ऑरवेल वाइट। तो ये आपके 2 व्यक्ति हैं जिनको हम एयरप्लेन के इन्वेंटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर विल्बर और विल, इन दोनों के बारे में हमने यहाँ पर बताया और 1903 के अंदर इनके द्वारा ये पूरा का पूरा काम किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? आप एसएससी के पिछले साल के पेपर उठाकर देखिएगा। पता नहीं कितनी बार इस सेम सवाल को पूछा जा चुका है। ब्लड ग्रुप वाज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय व्हॉम? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, नाम याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की बात करी जा रही थी पहली बार, कार्ल लैंडस्टीनर का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। तो चलिए इससे संबंधित हम और भी बातें जानते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर 1901 का ये टाइम है, इनको यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हासिल होती है, नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑस्ट्रिया से ये आपके आते हैं, डिस्कवरी करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की। तो दीज वर द ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स। फॉर दिस डिस्कवरी इनको 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखेंगे। अब देखो एक सवाल हमने डिस्कस किया है, अब हम दूसरे इसकी सवाल से संबंधित चीज पर चले जाते हैं। हम बात करते हैं ए बी ओ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर बाय कार्ल लैंडस्टीनर। यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा एबीओ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड जो है इसकी डिस्कवरी कब करी गई, ये आपसे सवाल पूछा गया। ये आपको याद रखना है 1901। एबीओ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, कब? 1901। तो ये एक और आपके सामने इसी सेम चीज के तरीके से सवाल बनता। बाकी ये जो जानकारी है ये आपको जरूर देखनी है, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। 1901 मैंने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर मैंने नाम बताया, डेफिनेटिव ऑब्जर्वेशन ये रखते हैं किसकी? ब्लड सीरम की। इंडिविजुअल यहाँ पर आपको एक अलग तरीके का बर्ताव नज़र आता हुआ दिखता है, जहाँ पर ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को इजाद करने की परिभाषा देते हैं, उसके बारे में अपने अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जानना था। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा करा गया? बहुत रेगुलर सा सवाल है, बार-बार पूछा जाता रहा है, ये याद रखिएगा आपके लाज़्लो बायरो। ठीक है? तो लाज़्लो बायरो इज़ नोन एज़ द इन्वेंटर ऑफ द बॉल पेन पॉइंट और बहुत ही कॉमनली इस सवाल को बार-बार पूछा जाता रहा है, याद रखिएगा। तो मैंने नाम भी बताया है, लाज़्लो इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट बाय कंबाइनिंग द बॉल सॉकेट मैकेनिज़्म विद द न्यू पेस्टिंग। बाकी की जानकारी आप ले लीजिएगा, अच्छा सवाल था ये भी,
कॉमनली याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बाइसिकल के बारे में, यानी कि जो हमारी साइकिल्स होती हैं, उनके आविष्कार को लेकर दिए गए विकल्प में से किसको इसका खिताब दिया जाता है? तो एक व्यक्ति आपको यहाँ पर दिया गया है, नाम है इसका किरपैट्रिक मैकमिलन। बहुत रेगुलरली ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, तो किरपैट्रिक मैकमिलन नाम याद रखना है, किसको लेकर? बाइसिकल को लेकर। ये भी अच्छा सवाल था। तो किरपैट्रिक मैकमिलन एक आपके स्कॉटिश ब्लैकस्मिथ थे और इनको जनरली यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है किसके इन्वेंशन के लिए? आपकी बाइसिकल के लिए, द्विपहिया साइकिल। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, हम डीजल इंजन की यहाँ पर बात करेंगे। डीजल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय वोम एंड ही वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और वह कौन से देश से थे? अगेन देखिए आसान सा सवाल। नाम पहली चीज कि डीजल इंजन किसके द्वारा इन्वेंट करा गया है? नाम है इनका रुडोल्फ डीजल। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ये कौन से देश से आपके संबंधित हैं, तो ये आपके हो जाएंगे जर्मनी से। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। हो सकता है कि कल को आपसे यही पूछ लिया जाए कि रुडोल्फ डीजल हु इज़ नोन एज़ द इन्वेंटर ऑफ द डीजल इंजन बिलॉन्ग्स फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये आपके जर्मनी से बिलॉन्ग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होना था। तो रुडोल्फ डीजल ऑलरेडी मैंने बता दिया, बेस्ट नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ द इंजन दैट बियर्स हिज नेम। जहाँ पर हमने बात करी डीजल इंजन की, ये जो इन्वेंशन थी वो आपकी आती है स्टीम इंजन के प्रोमिनेंट के बाद, एंड बाद में वो एक लार्ज इंडस्ट्रीज का एक पावर सोर्स के रूप में जाने लगा। 1885 की बात है, जब ये जो मिस्टर रुडोल्फ डीजल हैं ये सेटअप करते हैं अपनी पहली शॉप पेरिस के अंदर, जहाँ पर ये अपने इग्निशन इंजन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो रुडोल्फ डीजल को आपको यहाँ पर याद रखना था। दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1885 भी आपको यहाँ पर डेट याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डीएनए की डबल स्टैंडर्ड संरचना का वर्णन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? आपने डबल स्टैंड्स देखे होंगे डीएनएस के, इस प्रकार की आपको संरचना नजर आती है। तो आपसे पूछा गया है कि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो डीएनए की देखने के लिए मिलती है, वो दिए गए विकल्प में से कौन से साइंटिस्ट के द्वारा फाइंड करी गई या फिर किसके द्वारा इसको आपका डिस्क्राइब करा गया? नाम याद रखना है, क्रिक एंड वॉटसन। तो क्रिक यानी कि क्रिकेट याद रखना, शेन वॉटसन यानी कि शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर के बारे में आपको पता ही होगा। तो क्रिक एंड वॉटसन के द्वारा इस डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में इसको डिस्क्राइब करने का काम किया गया। याद रखिएगा, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, दीज आर द टू पीपल, और डिस्कवरी को आपका देखा गया 1953 के अंदर। हेलिक्स स्ट्रक्चर नजर आती है जहां पर आपको ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम डबल लैडर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था इन्होंने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नाम याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड दी मलेरिया पैरासाइट? अगेन देखो, जनरली जो हमारे सामने डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस देखने के लिए मिलती है ना, वो मोस्टली आपकी फिजिकल वर्ल्ड, केमिकल वर्ल्ड यानी कि साइंटिफिक वर्ल्ड में हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसमें आपका बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाता है, केमिस्ट्री भी आपका इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर हम मलेरिया पैरासाइट की बात कर रहे हैं। इसके इन्वेंटर कई बार पूछे जा चुके हैं, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स लुइस अल्फोंसे लावरन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे, चार्ल्स आपको याद रह जाएगा, लुइस आपको याद रह जाएगा, अल्फोंसे लावरन और याद रखना है, बाकी तो क्लियर है। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमने मलेरिया पैरासाइट की यहाँ पर बात करी थी। तो भाई ये हैं आपके अल्फोंसो लावरन, मिलिट्री डॉक्टर थे और फ्रांस की हेल्थ सर्विस के अंदर ये अपना काम करा करते थे। इसके अलावा इस मलेरिया पैरासाइट की खोज इनके द्वारा करेगी 1880 के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपको दिया गया है, किसने खोजा कि मलेरिया विशेष प्रकार के मच्छर के कारण होता है? अभी पीछे तो मैंने ये आपको बताया कि वहां पर हमने क्या जाना था, मलेरिया पैरासाइट के बारे में जानकारी हमें मिली थी 1885 के अंदर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने इसको खोज किया कि भाई जो मलेरिया है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के मॉस्किटो के कारण होता है। पोल यहाँ पर हम क्या ही क्रिएट करें, बट आप कुल मिलाकर याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस। तो ही इज नोन फॉर फाइंडिंग द कॉज ऑफ द मलेरिया, के वो देखने के लिए मिलता है मॉस्किटो के द्वारा। तो रोनाल्ड रॉस आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑन 20 अगस्त 1897 आपको यहाँ पर नजर आएगा, सिकंदराबाद रॉस ये एक लैंडमार्क डिस्कवरी करते हैं जहाँ पर ये आपका डायसेक्ट कर रहे होते हैं एक स्टोमक टिश्यू को, एक एनोफिलिया मॉस्किटो को। फेड 4 days previously on a malarious patient, he found that malaria parasite and went on prove the role of
एनोफिलीज मॉस्किटो इन द ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इन ह्यूमंस। तो मैंने देखो दोनों चीज़ों का बात करा कि मलेरिया के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है मलेरिया पैरासाइट का, और उसकी डिस्कवरी के लिए हमने यहाँ पर जान लिया था अपने अल्फोंसो लेब्रेन को। अब मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि भई ये मॉस्किटो के कॉज़ के कारण होता है, तो रोनाल्ड रॉस आपको यहाँ पर नज़र आए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल फिर से वही आपके रोनाल्ड रॉस से संबंधित है। इनका जन्म किस देश में हुआ था? अब देखो अगर किसी साइंटिस्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो बस सवाल इम्पोर्टेंट हमारे हो ही जाता है, ठीक है? अब ये आप जानकर थोड़ा-सा हैरान होंगे कि सर रोनाल्ड रॉस वाज़ बोर्न इन इंडिया, समझ रहे हैं बात को? तो इसका कारण जिसने पता लगाया था कि मलेरिया होने का कारण क्या है, उनका जन्म इंडिया के अंदर हुआ, नाम उनका क्या है रोनाल्ड रॉस। कहाँ पर हुआ था भारत में? अल्मोड़ा आपने जिला सुना होगा। तो सर रोनाल्ड रॉस वर बोर्न इन अल्मोड़ा इंडिया इन 1857 टू सर सीसीजी रॉस जो कि एक जनरल थे इंडियन आर्मी के अंदर। बाकी की जानकारी आप इनसे संबंधित ले लीजिएगा। ये एक और आपका इम्पोर्टेंट सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहे हैं। हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902? किसके लिए? फॉर डिस्कवरी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था, मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी के लिए 1902 के अंदर दिए गए विकल्प में से किसको मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज कार से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो बड़ा नाम है, याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। रिसेंटली 2022 के अंदर नोबेल पुरस्कार जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर दिया गया है, वो दिया गया है एक स्वीडिश जेनेटिक्सिस्ट है, नाम क्या है उनका आपका? स्वांते पाबो। इन्होंने रिसर्च करी किस फील्ड के अंदर? जीनोम्स के फील्ड के अंदर ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। नाम याद रखना है स्वांते पाबो, जिनको हाल ही में 2022 के अंदर मेडिसिन के फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डायनामाइट के बारे में। तो डायनामाइट का आविष्कार दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा किया गया? कॉमन सा सवाल है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अल्फ्रेड नोबेल आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? तो अल्फ्रेड नोबेल इज नोन फॉर द इन्वेंटर फॉर ऑफ डायनामाइट। ये कॉमन सा सवाल था। तो स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे। नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल। एक्वायर्ड 355 पेटेंट। तो वर्ल्ड वाइड इन्होंने यहाँ पर अपने मतलब जब तक इनकी डेथ हुई थी 355 पेटेंट इन्होंने फाइल किए थे 1896 तक। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो इनके नाम पर आती है वो आती है डायनामाइट का इनके द्वारा इन्वेंशन। और उसके अलावा ये आपका सिंथेटिक रबर के बनाने के तरीकों भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके गए। लेथर और आर्टिफिशियल सिल्क को भी, ऐसी कई सारी चीज़ थी जहाँ पर उन्होंने अपना काम किया, बट यहाँ पर बात करी गई थी कि जो डायनामाइट है उसके आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडन से आते हैं, इंपॉर्टेंट नाम था, डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट एंड हु आल्सो द फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइजेस? मेरे ख्याल से अभी ये सवाल तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार जब ये वीडियो आप मेरी पूरी बार-बार देख लेंगे ना, तो आपको ये चीज़ों को दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के इन्वेंटर के रूप में जाने जाते हैं, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई नोबेल प्राइज़ेज़ के फाउंडर को किसको दिया जाता है, तो वो भी आपका अल्फ्रेड नोबेल को ही माना जाता है। ठीक है? तो अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, बिज़नेसमैन। इसके अलावा इन्होंने पोएट्री और ड्रामा के अंदर भी अपनी काफ़ी रुचि रखी। इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कि भई जो भी अगर अपना विश्व भर की साइंटिफिक एरिया के अंदर अपना कोई योगदान देता है, तो उनको कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। जिसकी वजह से इन्होंने 1895 में एक फाउंडेशन यहाँ पर रखी, और इन्होंने यहाँ पर बताया कि भई इनके नाम पर ये एक नोबेल प्राइज़ का स्थापना करी जाए। इतनी ये वेल्थ यहाँ पर छोड़कर गए थे कि इस फाउंडेशन जो रखी गई नोबेल प्राइज़ की, वो इनकी संपत्ति के ऊपर रखी गई। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगला सवाल यही है कि अल्फ्रेड नोबेल बिलॉन्ग करते थे किस कंट्री से? तो अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, अल्फ्रेड नोबेल बिलॉन्ग्ड टू व्हिच कंट्री? ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, यानी कि स्वीडन से आपके आते हैं। बाकी की आप जानकारी ले लीजिएगा। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, बिज़नेस या फिर स्वीडिश केमिस्ट के रूप में आप इनको जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और वो किस देश से थे? इलेक्ट्रिक बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पर किसी के घर में भी अगर इन्वर्टर लग रहे होते हैं, तो उनको पता है कि इलेक्ट्रिक बैटरी आपकी उस इन्वर्टर के
द्वारा वहीं से आपका चार्ज को यूज़ करके आपके होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए काम करती है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी के इन्वर्टर के रूप में आपको याद रखना है, नाम क्या है इनका? एलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है? एलेसांद्रो वोल्टा इज़ नोन एज़ द इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक बैटरी एंड ही वाज़ फ्रॉम द कंट्री ऑफ इटली। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। द फर्स्ट ट्रू बैटरी जो इन्वेंट करने के लिए देखने के लिए मिलती है, वो एक इटालियन फिज़िसिस्ट के द्वारा देखने के लिए मिलती है। नाम है इनका अलेसैंद्रो वोल्टा और 1800 के टाइम पर इनके द्वारा इस बैटरी का इजाद किया गया। और अगर मैं बात करूँ कि कौन से देश से आपके आते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपके इटालियन फिज़िसिस्ट थे। ओके? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन की खोज किसने करी? हू डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? तो देखो, मल्टीपल ऐसे एलिमेंट्स जो कि आप देखते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसमें जो सबसे बेसिक आपको एलिमेंट नज़र आता है, एटलीस्ट उनके आपको डिस्कवरर के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस सवाल में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सीधा-सीधा आपको नाम याद रखना है, ये हो जाएँगे आपके हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश इज़ नोन एज़ द डिस्कवरर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। तो हेनरी कैवेंडिश एफआरएस एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, हु वाज एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट। ही इज नोटेड फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, जिसको ही टर्म्ड एज द इनफ्लेमेबल एयर, यानी कि ये ज्वलनशील हवा, इनका नाम दिया गया हाइड्रोजन को। कहाँ से थे हमने ये भी देख लिया, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई। हमने वहां पर नाम ले लिया कि भाई आपके हेनरी कैवेंडिश क्या है, नोन एज द फाउंडर ऑफ द और द डिस्कवरर ऑफ द हाइड्रोजन। यहाँ पर पूछा जा रहा है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में जो पहला तत्व आपको नजर आता है वो कौन सा होता है? वही होता है आपका हाइड्रोजन। तो आसान सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होनी थी। अच्छा सवाल था, इसे भी याद आपको रखना है। तो ये आपको दिख जाएगी, आपको पहला ही आपका ग्रुप के अंदर नजर आएगा आपको हाइड्रोजन एज दी फर्स्ट एलिमेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले सुरक्षा लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर सेफ्टी एलिवेटर? सेफ्टी एलिवेटर मतलब वही कि आपके पास एक एलिवेटर है, एलिवेटर को आप यूज कर रहे हैं, एक आपको ऊंचाई तय करनी है और आप इस एलिवेटर को एक डिस्टेंस तय कराते हो, यानी कि एक हाइट तय कराते हो। तो किसके नाम पर इसका आविष्कार आपका यू नो डिनोटेड है? तो ये आपका नाम हो जाएगा एलिशा ओटिस। ठीक है, तो ये सवाल आपका पूछा गया था यूपीएससी के अंदर भी, मुझे याद है। तो एलिशा ओटिस इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट सेफ्टी एलिवेटर। तो आपको इस प्रकार से ये आपका नजर आएगा। तो ओटिस एलिवेटर कंपनी, यहाँ पर अपना ओरिजिन 1853 से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। एलिशा ग्रेविस ओटिस इसको इंट्रोड्यूस करते हैं पहले सेफ्टी पैसेंजर एलिवेटर को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। इसके अलावा इसको आपका इंस्टॉल करा गया न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 1856 के अंदर। 1856 आपको पता होगा, ठीक है? इसके अलावा अगला सवाल आपके सामने देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि लुइस वाटरमैन के द्वारा दिए गए विकल्प में से किसकी इन्वेंशन करी गई है? वाटरमैन, लुइस वाटरमैन इन्वेंटेड बाइसिकल, डायनामाइट, एयरप्लेन, फाउंटेन पेन। किसी को भी इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया कि बाइसिकल की किसने किया, डायनामाइट का किसने किया, एयरप्लेन का किसने किया। तो वहां पर कहीं पर भी तो आपको लुइस वाटरमैन का नाम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फाउंटेन पेन, ये आपको याद रखना है, जिसके आविष्कारक के रूप में आप जानते हैं लुइस वाटरमैन को। तो लुइस वाटरमैन इन्वेंटेड अ सुपीरियर फाउंटेन पेन दैट मेड इंक्वेल्स एंड डिड पेन ऑब्सोलीट। तो जो डिप पेन हुआ करते थे, यानी कि पहले जो लोगों के पास ऐसे पेन हुआ करते थे, उनको बार बार क्या करना पड़ता था, उसको इंक में डुबाकर फिर लिखना पड़ता था। लेकिन फिर आपके इन्होंने फाउंटेन पेन को ईजाद किया, यानी कि आपकी जो पेन हुआ करती थी उसके अंदर आपकी एक ऑलरेडी रिफिल हुआ करती थी, जो कि आपकी इंक को अब्जॉर्ब करके आपको लिखने के लिए हेल्प करती थी। नाम याद रखिएगा, लुइस वाटरमैन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाउंटेन पेन की निब बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का क्या, कौन सी वो धातु होती है? द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग द निब ऑफ द फाउंटेन पेन इज, बहुत कॉमन सवाल है, बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखना है, ऑसियम ऑस्मियम। ठीक है, तो ऑस्मियम को आप इस्तेमाल करते हैं फाउंटेन पेन की निब बनाने में। तो with the alloy called osmiridium, when osmium is predominant and iridium where iridium is predominant, इनका आप इस्तेमाल करते हुए देखते हैं किसी भी फाउंटेन पेन की निब को बनाने में। कल को अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ऑस्मियम अलॉय को यहाँ पर यूज किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इंसुलिन के बारे में, बहुत कॉमन सा सवाल है, एसएससी बार-बार पूछती है, तो इंसुलिन वाज़ डिस्कवर्ड बाय व्हॉम? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखना है, पहला ही विकल्प आपका जो दिया गया है, एफ बेंटिंग आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जब हम बहुत सारे डिस्कवरर्स के बारे में जान लेते हैं ना, तो एटलीस्ट फिर हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं। रोनाल्ड रॉस के बारे में आपको पता है, एडवर्ड जेनेट के बारे में हम देख चुके हैं। यहाँ पर आपको इंसुलिन के बारे में पता चल गया कि एफ बेंटिंग हु इज़ नोन एज़ दी, इसको फ्रेडरिक आई थिंक, फ्रेडरिक जी बेंटिंग के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनको इंसुलिन को लेकर डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। Insulin was discovered by Sir Frederick G. Banting, Charles H. Best, and J. J. R. MacLeod in the University of Toronto in 1921. तो इन तीनों चारों लोगों को आप इंसुलिन की डिस्कवरी का खिताब दे सकते हैं। ये आपको याद रखना था। अगले सवाल पर आइए। आखिरकार ये बताइए कि जो ये इंसुलिन का इस्तेमाल होता है वो किसको ट्रीट करने के लिए होता है? इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, ये बताना है कि टू ट्रीट व्हाट? ये देखिए बहुत कॉमन सा आपका सवाल है। ये भी आपको बार-बार आपके पेपर के अंदर पूछा जाता रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज़। ठीक है भई? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होना था कि इंसुलिन का जो इस्तेमाल होता है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ये आपको याद रखना है। आपने देखा होगा कि इंसुलिन की इसको कुछ ड्रॉप्स दे दीजिए सो दैट कि इसकी डायबिटीज़ को कम करा जा सके। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है फ्रेडरिक बेंटिंग, अभी मैंने पीछे जिसके बारे में बताया, हु इज़ नोन एज़ द डिस्कवरर ऑफ इंसुलिन, ये कौन-सी कंट्री से आपके बिलॉन्ग करता है? तो ये भी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि क्योंकि कभी-कभी आपका ये बन जाता है, तो भाई साहब ये आपके निकलेंगे कनाडा से। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आपने देखा था कि 1921 के अंदर इनके द्वारा इंसुलिन को वहाँ पर इजाद किया गया था। तो कनाडा के अंदर आपका टोरंटो है, तो एटलीस्ट एक आप आइडिया लगा सकते थे। तो कनाडा से आप इनको बिलॉन्ग करा सकते हैं। कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंटिंग was born in a farm in Ontario, Canada, 14th नवंबर 1891। ये आपको यहाँ पर याद रखना था। पार्ट 1 का ये हमारा होगा आखिरी सवाल। सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रेडियोधर्मियता की खोज करी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का। अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है इनका, हेनरी बकेरल। ठीक है? तो हेनरी बेकेलर इज़ नोन एज़ द डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये आपको दिखेंगे आपके हेनरी बेकेरेल जी, जिसको एज़ अ डिस्कवरर यानी कि खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स ऑन एन ओवरकास्ट डे इन मार्च 1896। फ्रेंच यानी कि फ्रांस से आपके बिलॉन्ग करते हैं हेनरी बेकेरेल। इन्होंने यहाँ पर इस रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए हाइलाइट किया जाता है। तो भई ये था हमारी इस आज की क्लास का पार्ट 1 और मेरे ख़्याल से मैं आपसे यही कहूँगा कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली हैं और अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा सेक्शन आप अपनी थियरी का पूरा कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, अगर सीरीज़ आपको ये पसंद आती है, तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा अपने किसी साथी बंधु के साथ। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, लाइक करना चाहते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी का मैंने आपको बता रखा है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का नाम, लिंक, सभी चीज़ें आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करा रखी हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी ई-बुक्स आपके पेपर की तैयारी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपकी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लॉन्च कर रखी हैं। उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगले पार्ट के अंदर मैं आपसे मिलूँगा। अपना ख़्याल रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय-बाय। टेक केयर।